This video is on chapter number 9 of the study hub जो कि डेट फाइनेंस के ऊपर है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बात को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग यूजिंग लॉन्ग टर्म डेट, यानी मुझे लॉन्ग टर्म डेट को यूज करने का एडवांटेज बताना है, फायदा बताना है। तो अगर मैं इसमें ऑप्शंस देखूं तो राइट ऑप्शन बनेगी बी, रिडक्शन इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा, ये एडवांटेज कैसे है? देखो, डेट अगर हम फाइनेंस करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से क्या होगा, आपका जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, पीबीटी के रिड्यूस होने से फर्क क्या पड़ेगा? आपको जो टैक्स चार्ज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी टैक्स में बचत हो जाएगी। तो डेट को यूज करने का बेनिफिट यह है कि चूंकि आपका पीबीटी रिड्यूस होगा, उसकी वजह से टैक्स आपका रिड्यूस हो रहा है, यानी टैक्स में बचत है। इससे ये आपका क्या है, एडवांटेज। ठीक है, बाकी ए, सी और डी गलत है। ना तो डेट फाइनेंसिंग से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डेट अगर ले रहे हैं तो उससे फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा। और डेट फाइनेंसिंग की वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ डाइल्यूट नहीं होती, ये तो ऑर्डिनरी शेयर की इशू से होती है। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 को जाने पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट, व्हेन इशूइंग न्यू लोन नोट्स, हम एक नए लोन नोट्स इशू कर रहे हैं, व्हाट वुड बी द प्राइमरी रीजन फॉर ए डेट कोवेनेंट, क्या वजह हो सकती है डेट कोवेनेंट की, लिमिटिंग द कंपनीज फ्यूचर लेवल ऑफ डेट, जो ऐसा कोवेनेंट जो फ्यूचर लेवल ऑफ डेट को क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। यानी कोवेनेंट कुछ ऐसा इंपोज है जिससे हम मजीद डेट नहीं ले सकते। तो इसकी मेन वजह हो सकती है टू रिड्यूस दी एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी क्या हुआ होगा, हमने जो बैंक से लोन लिया हुआ है, हम चाहते हैं बैंक हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे दे। अब बैंक अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तभी लोन देगा जब हम बैंक के लिए रिस्क कम करेंगे। तो अगर हम बैंक को यह गारंटी करते हैं कि हम मजीद कोई लोन नहीं लेंगे, या बैंक कोवेनेंट इंपोज करते कि हम मजीद कोई डेट नहीं लेंगे, तो बैंक हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने को तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा डी। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, बैंडर कंपनी, बैंडर एक कंपनी है, इज डिटर्मिन हाउ टू फाइनेंस सम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करना चाह रहा है, वो देखना चाहता है वो कैसे करे। Bander has decided that it prefer the flexibility of no fixed servicing cost, यानी वो एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस देना चाह रहा है जिसके अगेंस्ट कोई फिक्स एनुअल पेमेंट देना मजबूरी ना बने मेरी। नो फिक्स मेच्योरिटी डेट, यानी पैसे कब वापस करने हैं ये भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी कोई फिक्स डेट ना हो। एंड इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से बेहतर हो जाए। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट मीट बेंडर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी बेंडर को कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा सूट करेगा, तो वो होगा ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों? क्योंकि देखो, ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड कंपनी दे या ना दे कंपनी की मर्जी है, तो कोई बाउंड नहीं कर सकता, तो कोई फिक्स सर्विसिंग कॉस्ट नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट जो पैसे वो वापस नहीं करने, तो कोई फिक्स मेच्योरिटी डेट भी नहीं है। और जब शेयर इश्यू करेंगे तो कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस होगा, क्योंकि इक्विटी का पोर्शन बढ़ा तो फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस होगा। अब जब फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस होगा तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पहले से इंप्रूव होगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फिट होता है वो ऑर्डिनरी शेयर होगा। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज इज और आर ट्रू, यानी स्टेटमेंट वो बतानी है जो डेट और इक्विटी दोनों के लिए ठीक हो।
पहली, बोथ डेट एंड इक्विटी होल्डर हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इक्विटी के केस में तो आपको ओनरशिप होती है, डेट होल्डर की कोई ओनरशिप नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट, बोथ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे इनकम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि डेट के ऊपर तो ऑब्लिगेशन है, इक्विटी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपनी की मर्जी है। इसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की सही नहीं है। तो आंसर बनेगा डी, नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन 5 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोन नोट इज मोस्ट लाइकली टू मेंटेन इन कांस्टेंट मार्केट वैल्यू। तो ये होगा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब ये क्यों? क्योंकि होगा ये कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है, अगर वो इंक्रीज करता है, तो चूंकि कंपनी ने बॉन्ड के ऊपर वेरिएबल रेट मेंटेन किया हुआ है, तो उसका कूपन रेट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ डेट पहले अगर 4% था, तो कंपनी ने कूपन रेट भी लेट्स सपोज 4% ही दिया। अब अगर कॉस्ट ऑफ डेट किसी वजह से 5% हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वेरिएबल रेट के केस में आपका कूपन रेट भी 5% पर चला जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी मेंटेन कर पाएगी और लोन नोट की मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस में वेरिएशन नहीं आएगी। तो मार्केट प्राइस ऑफ ए लोन नोट क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कंपनी के अभी है 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स और कंपनी का कोई भी डेट नहीं है। अब उसके पास एक चॉइस है कि वो एडिशनल $100,000 रेज करे, या तो 9% लोन से, या 500 ऑर्डिनरी शेयर इशू करके ले ले। कंपनी का जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 40%। सवाल कहता है कि ऐसी क्या लेवल ऑफ अर्निंग होनी चाहिए जिससे क्या होगा कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो सेम आए। तो हमें क्या निकालें? एक ऐसा लेवल ऑफ पीबीआईटी जिससे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो चाहे इक्विटी फाइनेंस करे चाहे वो डेट फाइनेंस करे, वो सेम ही हो। अच्छा, ऐसे सवालों को हमें ऑप्शंस में हिट एंड ट्रायल से करना है, यानी हमें हर ऑप्शन को बारी बारी चेक करना है। तो मैं समझाने के लिए पहले ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि अगर पीबीआईटी होता है 18,000 का, तो एक तरफ मैं हेडिंग देता हूं डेट फाइनेंस, दूसरी तरफ हेडिंग में रखता हूं इक्विटी फाइनेंस। तो अगर पीबीआईटी 10,000 का है, रादर 18,000 का है, मैं सी को इवेल्युएट कर रहा हूं, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, तो डेट फाइनेंस के केस के अंदर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कितना होगा? 9% है $100,000 पे, तो ये कोई बनेगा आपका 9,000 का। जिसके बाद आपका पीबीटी कितना होगा? पीबीटी कितना होगा? तो ये 18,000 माइनस 9,000, ये बनेगा 9,000 का, माइनस हो रहा है। टैक्स जो है क्योंकि है 40%, तो हम अगर टैक्स ले लें तो कितना बनेगा? तो ये 9,000 का 40% बनना चाहिए 3,600 का। ये टैक्स माइनस करेंगे तो कंपनी का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। वो कितना बनता है? वो बनेगा 5,400 का नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो डेट फाइनेंसिंग में नंबर ऑफ शेयर्स जो 1000 कंपनी के थे उतने ही रहेंगे।
ठीक है, उतने ही रहेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूं तो ये आंसर बनेगा 5.4 का। ये किस सिचुएशन में है? अगर मैं डेट से फाइनेंस करता हूं तो अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब इसी 18,000 पे मुझे देखना है कि इक्विटी फाइनेंसिंग पर कितना होगा। तो इक्विटी फाइनेंसिंग पे अगर मैं करता तो इंटरेस्ट तो कोई ना पे करना पड़ता, क्योंकि अगर इक्विटी से फाइनेंस कर रहा हूं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पीबीटी चला जाता 18,000 का। इस पे जब 40% टैक्स चार्ज होता तो मेरा ख्याल है 7200 का टैक्स लग जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाएंगे आपके 10,800 के। अब अगर मैं इक्विटी फाइनेंस करता तो 1000 के पहले ऑर्डिनरी शेयर थे, 500 के और ऑर्डिनरी शेयर आएंगे, यानी 1500 के आएंगे। और अब जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो बनना चाहिए, एक मिनट में जरा कैलकुलेट कर लूं, वो होने चाहिए 10800 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये होगा 7.2। तो मैंने ऑप्शन नंबर सी का 18,000 का प्रॉफिट देखा और दोनों सिचुएशन में डेट और इक्विटी दोनों से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किए, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर्स क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि 18,000 का जो पीबीआईटी है वो सेम अर्निंग पर शेयर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो सी तो आंसर नहीं है। तो हमें ना इसी तरह बाकियों को भी चेक करना है, बाकियों को भी क्या करना है जी, चेक करना है। अब बाकियों को चेक करने के लिए अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं ए कर लेता हूं, ठीक है, मैं ए ऑप्शन को देखने लगा, डेट इक्विटी। टू स्टार्ट विथ, अगर मैं ए ऑप्शन को इवेल्युएट करूं तो पीबीआईटी दोनों में कितना होगा, 27,000 का। मुझे बारी बारी इसको चेक करना है, यानी हिट एंड ट्रायल है। अब अगर डेट फाइनेंस करता तो $100,000 की 9% फाइनेंसिंग पे 9,000 का इंटरेस्ट, तो पीबीटी मेरा कितना बनेगा, 27,000 में से 9,000 माइनस करें तो 18,000 का। इस पे टैक्स आएगा 40%, तो टैक्स बनता है 7,200 का टैक्स, ये इंटरेस्ट है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आएगा, वो बनेगा 10,800 का। डेट फाइनेंसिंग में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है 1000, तो अर्निंग पर शेयर आता है जी 10.8। यही अगर इक्विटी फाइनेंसिंग करता तो इंटरेस्ट तो कोई भी नहीं होगा, यानी पीबीटी कितना होगा, 27,000 का। इस 27,000 में हम 40% अगर टैक्स ले लें तो 10,800 का बन जाएगा जी टैक्स, ये 40% लिया, तो पीबीटी कितना बनेगा, ये आ जाएगा 16,200। इक्विटी फाइनेंस के केस में आपके जो नंबर ऑफ शेयर है वो हो चुके होंगे 1500, तो 1500 पे डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिएगा फिर से आंसर 10.8 ही है, विच मीन्स $27,000 के एक ऐसा पीबीआईटी है जिसपे जिसपे जो अर्निंग पर शेयर है वो सेम ही रहेगी। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ए, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, ऐसा पीबीआईटी बताओ जिसमें इंटरेस्ट सेम रहता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वारंट। अच्छा, वारंट जो है ना वो एक कन्वर्टेबल लोन ही होते हैं, दे आर लाइक कन्वर्टेबल लोन।
सिर्फ क्या फर्क होता है कि जो ऑप्शन होती है ना, क्योंकि कन्वर्टेबल लोन में ऑप्शन टू कन्वर्ट शेयर होती है, कन्वर्टेबल लोन में ऑप्शन टू कन्वर्ट लोन नोट के साथ अटैच है, लोन नोट के साथ अटैच है, जबकि वारंट के अंदर ये ऑप्शन सेपरेट की होती है, होता तकरीबन कन्वर्टेबल लोन होती है। ठीक है, तो अगर इस प्रिंसिपल को देखें तो कन्वर्टेबल लोन नोट या वारंट दोनों में ही क्या होता है, शेयर ऑप्शन अटैच किए कर दी जाती है लोन नोट के साथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी। क्वेश्चन 8 की बात की जाए तो सवाल कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। अच्छा, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में क्या था कि आप गुड क्रेडिट रेटिंग अपने कस्टमर की, गुड क्रेडिट रेटिंग से फायदा उठा लेते हो, उसकी समटाइम इनवॉइसेस को एज को गारंटी रखवा के लोन लेके। ठीक है, सो अगर मैं इस ऑप्शन में देखूं तो सी एक ऑप्शन ऐसी है जो इसी तरफ इशारा कर रही है कि मैं अपने ही कस्टमर के बैंक को वो इनवॉइसेस बेच के उनसे पैसे रिकवर कर लूंगा। ऑफ कोर्स कम प्राइस पे बेचूंगा, अगर $100 की इनवॉइस है तो 95 का बेच दूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का तरीका। सो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पीयर टू पीयर फंडिंग लेंडिंग। तो पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग में है, तो नॉट ट्रू की अगर बात की जाए तो इसका आंसर होगा सी, इट रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट एज इंटरमीडिएट। ये गलत है, सॉरी ये गलत है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, वजह डियर ये है कि पीयर टू पीयर लेंडिंग में एक कंपनी दूसरी कंपनी को डायरेक्ट लेंड कर देती है, तो इसमें आपको कहते हैं कि इंटरमीडियरी यानी किसी बैंक के दरमियान में होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी के तौर पे काम एक्चुअली नहीं करता। सी में है मैचिंग करनी है आपको ईच डेफिनेशन के साथ। तो पहली स्टेटमेंट, अलाउ ए स्मॉल कंपनी टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज कस्टमर्स हाई क्रेडिट रेटिंग, यानी हम कस्टमर की अच्छी क्रेडिट रेटिंग का फायदा उठा सकते हैं। ये होता है आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में। सेकंड कहता है कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड एसेट्स। अब इलिक्विड एसेट्स कौन से हैं, आपके नॉन करंट एसेट्स। मैं क्या कर सकता हूं, उसको करंट एसेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो कैसे, मैं अपने नॉन करंट एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे रखूं बैंक के पास और उसके अगेंस्ट लोन ले लूं, तो उन्हीं एसेट्स के अगेंस्ट मेरे पास कैश आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन, कि मैंने अपने एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखवाया और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो सेकंड ऑप्शन के लिए बनेगा सिक्योरिटाइजेशन। थर्ड कहता है पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर अर्ली स्टेज सीड्स फाइनेंस। तो आपकी अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के लिए जो अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो तो है क्राउड फंडिंग। तो थर्ड स्टेटमेंट का आंसर होगा क्राउड फंडिंग। जबकि पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट में जो लोन पे किया जाता है वो होता है जी आपका इजारा फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इजारा फाइनेंसिंग। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं,
तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं कि उनको मिनिमम डिविडेंड तो गारंटी किया ही होता है, लेकिन उसके अलावा अगर कंपनी ने एडिशनल प्रॉफिट्स भी कमाए हैं उसमें से भी उनको डिविडेंड का हिस्सा मिलेगा, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। सो ये जो ऑप्शन है ये बनेगी मेरा ख्याल है बी। ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर ऐसी है कि उनको मिनिमम डिविडेंड तो गारंटीड है, लेकिन अगर कंपनी ने और बेहतर प्रॉफिट कमाया तो उससे ज्यादा जो प्रॉफिट्स कमाए, एक्सेस जो प्रॉफिट कमाए, उनमें भी उनको हिस्सा मिलेगा। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन इसमें देखते हैं डेट इस चैप्टर का। कहते हैं लार्ज लिस्टेड कंपनी टू इशू 90 डे कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर एक वैसे तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये टॉपिक कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल में जाके इसकी बात, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे स्टडी आपके क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो यहीं पे मैं इसका आंसर सॉल्व करूंगा। आप ये वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ने के बाद दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, कमर्शियल पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक शॉर्ट टर्म लोन है जो अपनी वैल्यू से कम प्राइस पे डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कमर्शियल पेपर में एक कमर्शियल पेपर की नॉमिनल वैल्यू अगर $100,000 है तो कंपनी इसको $100,000 में इशू नहीं करेगी, बल्कि उसको डिस्काउंट पर इशू करेगी। डिस्काउंट पर इशू करेगी, रिडीम ये पूरे $100,000 में होंगे, और सॉरी, और इस पे जो डिफरेंस होगा वो इन्वेस्टर का रिटर्न है। ठीक है जी। अच्छा, अब वैसे तो टोटल $10 मिलियन है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि इशू प्राइस क्या होगी ईच पेपर की। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने 4% बोला हुआ है, ये एनुअल है। हम लेकिन 90 डेज पे कर रहे हैं, 365 डेज इन अ ईयर है, तो हमने ये जो आर है ना 4%, इसको टाइम प्रोपोर्शन करना है। तो टाइम प्रोपोर्शन करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4% मल्टीप्लाई बाय 90/365। तो आपका एक आर जो है वो 4% इंटू 90/365 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोन नोट की जो इशू प्राइस है हम उसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो इशू प्राइस कितनी होगी, जितनी इस लोन नोट की प्रेजेंट वैल्यू बनती है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इशू प्राइस एक लोन नोट की $100,000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 प्लस आर। अब आर कितना है, वो तो है जी 4% इंटू 90/365, और इसकी पावर ले लेनी है हमने -1, क्योंकि एक पीरियड का है। तब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आंसर तकरीबन बनता है 99,023 का। सो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कमर्शियल पेपर जो है वो डिस्काउंट पर इशू होता है, यानी जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी वो होगी उसकी फ्यूचर वैल्यू, और उसकी इशू प्राइस निकालने के लिए हमने क्या करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेजर कर देनी है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आप वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के अंदर पढ़ोगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा आके देख लेना। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस। ये चैप्टर नंबर 9 के जो कि डेट फाइनेंसिंग के ऊपर है उसके 12 ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे जो इस वीडियो में हमने सारे के सारे डिस्कस किए।